बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बख़ैर आ गई। इसमें आतिफ़ वकास और इस वीडियो में आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बोर्ड के पेपर के लिए। पहले तो मैं ज़रा आपको ये बता दूं कि जो टेबल ऑफ स्पेसिफ़िकेशन बोर्ड की जानिब से शेयर किया गया है, जिसमें उन लोगों ने बताया है कि जी कितने जो है पेपर किस तर्ज पे होगा, किस चैप्टर से पेपर का कितना परसेंटेज आएगा, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस, कितने लॉन्ग क्वेश्चंस, कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फिर हम ये भी देखेंगे कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं कि जो आप स्किप करें तो उसके बगैर भी आपका पेपर 100% हो सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, फर्स्ट ईयर का फ़िज़िक्स का पेपर जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक उसमें सेक्शन ए होता है और उसके अंदर टोटल जो है 18 MCQs होते हैं और आपने सारे के सारे अटैम्प्ट करने हैं। इसके 18 मार्क्स होते हैं, ठीक है। और फिर सेक्शन बी है। सेक्शन बी के अंदर रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस, जिनको RRQ कहा जाता है, आमतौर पे स्टूडेंट्स को शॉर्ट क्वेश्चंस कहते हैं, तो वो आपको गिवन होंगे 13, जिसमें से आपने 10 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो इनके टोटल मार्क्स बन जाते हैं 40, तो 40 मार्क्स के इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। और फिर सेक्शन सी जो है उसमें एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चंस होते हैं, यानी लॉन्ग क्वेश्चंस जिन्हें आमतौर पे हम कहते हैं, और वो आपको गिवन होंगे 4, जिसमें से आपने 3 करने हैं। लेकिन याद रहे, हर एक का पार्ट ए भी होगा और पार्ट बी भी होगा। पार्ट ए में कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होगा और पार्ट बी में उसके साथ रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा। तो इनके मार्क्स बन जाते हैं 27, क्योंकि 5 नंबर जो हैं हर एक कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के होते हैं और 4 उसके साथ जो न्यूमेरिकल होता है उसके मार्क्स होते हैं। तो 9 मार्क्स का एक एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन होता है, जिसके इसमें इस तरह के आपको 3 अटैम्प्ट करने हैं, तो टोटल 27 मार्क्स हो गए। अब इन मार्क्स के लिए आपको कौन कौन से चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं, ताकि आप उसमें से सेक्शन ए के लिए तो ज़ाहिरी बात है हर चैप्टर से थोड़े बहुत क्वेश्चंस होंगे। उनकी डिटेल इधर ऑलरेडी मैंने लिखी हुई है। जैसे चैप्टर 1 है मेजरमेंट्स, तो उसमें से आपको सिर्फ एक MCQ मिलेगा जो आपने सॉल्व करना है। और अगर आप इस चैप्टर को देखें तो उसमें बहुत सारे ऐसे पॉसिबिलिटीज़ हैं जहाँ से MCQs हो सकते हैं, तो वो थोड़ी देर बाद हम जब ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लें तो उस पर हम बात करेंगे कि जी बुक के कौन से हिस्से MCQs के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। बहरहाल मेजरमेंट से एक MCQ आएगा। चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम है। उसमें से आप देखें MCQs 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, तो ये MCQs के लिए अहम चैप्टर है। फिर इस तरह चैप्टर 3 जो है मोशन एंड फोर्स का, वहाँ से 3 MCQs आएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए। वर्क एंड एनर्जी चैप्टर 4 है, वहाँ से भी 3 MCQs आएंगे। बिल्कुल इसी तरह चैप्टर 5 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन से मुतालिक है, यहाँ से भी 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। तो ये जो 2, 3, 4 और 5 ये चैप्टर्स हैं, ये MCQs के लिए ज़्यादा यानी MCQs के लिए ये हिस्सा ज़्यादा अहम है, क्योंकि इन सब से 3-3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। अब अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि MCQs के लिए कौन सी बुक देखें या कहाँ से करें। देखिए, MCQs जो है आपकी टेक्स्ट बुक जो है जिस तरतीब से है उसी तरतीब से आप चीज़ों को देखें, अपनी टेक्स्ट बुक को गो थ्रू करें। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उस पर MCQs बन सकते हैं। अब ये तो नहीं है ना कि डायरेक्ट आप कहीं से तैयार MCQ देख लें और वही आ जाए। आपको कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है मेन टॉपिक्स के ऊपर जो इन चैप्टर्स में है, तो आप उनसे रिलेटेड MCQs भी सॉल्व कर सकते हैं। बहरहाल उस पर थोड़ा आगे बात भी करेंगे जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे। इसी तरह चैप्टर 6, 7, 8, 9 और 10 इन सब से एक एक MCQ आएगा। तो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं चैप्टर 2 से चैप्टर 5 तक ये बहुत ज़्यादा अहम है। क्लियर? अब हम यहाँ से देख सकते हैं टोटल 18 क्वेश्चंस हैं और इनके 18 मार्क्स होंगे। तो इसमें आपके पास कोई भी चैप्टर स्किप करने की ऑप्शन नहीं है। कम से कम एक दफ़ा गो थ्रू करना पड़ेगा आपको हर चैप्टर के अहम टॉपिक्स को, ख़ास तौर पे जो मेन टॉपिक्स हैं, और आपको उसमें नज़र आ जाता है क्लियरली। एक्सरसाइज में मौजूद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि ये वहाँ से क्वेश्चंस दे दें, लेकिन वो दे भी सकते हैं। वहाँ से आपको आइडिया हो सकता है कि कौन से टॉपिक्स पे किस तरह के MCQs बन सकते हैं। दूसरा जो है रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस हैं। रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस, सेक्शन बी होता है पेपर का। 10 आउट ऑफ 13 हमने सॉल्व करने हैं, 13 गिवन होंगे, 10 करने हैं और मार्क्स उसके 40 हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 को अगर देखें, वहाँ से सिर्फ सब चैप्टर से 2-2 ही शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे सिवाय चैप्टर 8 के। लेकिन देखें यहाँ पर चैप्टर 3 नहीं है,
चैप्टर 5 भी नहीं है, चैप्टर 7 भी नहीं है और चैप्टर 10 भी नहीं है। जो चैप्टर्स यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है उन चैप्टर्स से शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में नहीं आएंगे। तो मतलब ये है कि उन चैप्टर्स में से लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस आएंगे, वो बाद में हम डिस्कस करते हैं। तो देखें इन शॉर्ट क्वेश्चंस वाले चैप्टर्स में से चैप्टर 8 जो है वहाँ से 3 क्वेश्चंस आते हैं। अब आपको टोटल 10 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है, आउट ऑफ 13 आपको 10 सॉल्व करने हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो हर चैप्टर से 2-2 हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप कोई एक आध चैप्टर छोड़ना चाहते हैं तो वो इनमें से आप पिक करें। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप छोड़ना भी चाहें तो ये 9 चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, तो ये वाला आप स्किप कर सकते हैं। बाकी 3 + 2 5, 5 + 6 ये हो जाते हैं 11, तो 11 शॉर्ट क्वेश्चंस फिर भी आपने कवर किए होंगे और आपको करने हैं 10। तो आप चैप्टर 9 शॉर्ट क्वेश्चंस के उसमें से आप स्किप कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। मैं ये सजेस्ट करूँगा। बाकी अगर आप को चैप्टर 9 बेहतर आता है और आप कोई और चैप्टर स्किप करना चाहते हैं जैसे चैप्टर 1, तो चैप्टर 1 स्किप करने। लेकिन मुझे लगता है कि अमूमन चैप्टर 1 की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस स्टूडेंट की हो चुकी होती है अक्सर स्कूल और कॉलेजेस के अंदर। पहले चैप्टर में मतलब स्टार्ट में मंथली टेस्ट वगैरह और ये चीज़ें, और एक तो स्टार्ट में स्टूडेंट्स की एनर्जी भी बेहतर होती है। तो जैसे ही कॉलेज स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स का जज्बा होता है, तो पहला चैप्टर तकरीबन स्टूडेंट्स ने अच्छी तरह से किया होता है। हालांकि फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर टफ है, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो आप अगर छोड़ना चाहें तो वो छोड़ सकते हैं। तो 1 और 9 में आपके पास ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि इसमें ना MCQ सिर्फ एक आएगा, तो वो किस्मत की बात है। MCQ के लिए थोड़ा सा गो थ्रू करें, बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इसको स्किप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में जैसा कि पहले भी मैंने कहा 2-2 पार्ट्स होते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होता है और एक उसमें न्यूमेरिकल होता है। तो इस हिसाब से हम देखें तो इन 4 चैप्टर्स में से 3, 5, 7 और 10 यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। अब इसमें भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि कोई एक चैप्टर आप स्किप कर लें। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट ये भी मुझसे पूछते हैं, अमूमन मैं देखता हूँ, तो वो इस बारे में पूछते हैं कि जी ये जो न्यूमेरिकल होता है क्या ये उसी चैप्टर से आएगा जिस चैप्टर से कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आएगा? बिल्कुल उसी चैप्टर से आएगा। और दूसरा ये है कि यहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसमें भी ऐसा नहीं है कि इन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं जो आपको करने होंगे, ठीक है। तो बहरहाल इसमें यह है कि पहले आप इन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करें, और अगर तो आपके पास फिर मतलब टाइम है और आप चाहते हैं कि जी पूरा कोर्स करूं, तो ऑब्वियसली पूरा कोर्स करना ज़्यादा बेहतर होता है। कोई भी चीज़ बुक में जो है खैर ज़रूरी नहीं होती, लेकिन टाइम मैनेजमेंट के हवाले से मैं ये कह रहा हूँ कि एक आधा आप स्किप कर सकते हैं। तो फिर उसमें आप ये करें कि पहले इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करें और फिर बाकी चैप्टर्स की प्रैक्टिस करें। तो इसमें भी अब देखिए चैप्टर 3, 5, 7 और 10 इसमें से एक चैप्टर आप छोड़ सकते हैं। अब अगर आप चैप्टर 3 को देखें तो चैप्टर 3 जो है वो तो 9th में भी था और आपने सही तरह ये सारे चैप्टर्स तकरीबन आपने मैट्रिक में भी किए हैं, लेकिन चैप्टर 3 जो है वो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो ना छोड़ें। उसमें अभी कुछ देर में मैं डिस्कस करूंगा कि कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस, गिने चुने कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। चैप्टर 5 काफ़ी लेंथी चैप्टर है, तो इसको अगर आप सिर्फ MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए उसको छोड़ दें तो ये मेरी सजेशन होगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, बन सकते हैं पॉसिबली, तो ये आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन मसला इसमें यह है कि इसमें 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, तो उधर आप ख्याल रखें कि MCQs के लिए इसको प्रिपेयर करें, और लॉन्ग क्वेश्चंस अगर आप ये स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। चैप्टर 7 और चैप्टर 10 ये छोटे चैप्टर्स हैं, इसलिए मेरा ख्याल है कि ये आप स्किप ना करें और आसान भी हैं। तो यहाँ से भी एक न्यूमेरिकल एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन आएगा जिसमें न्यूमेरिकल भी होता है और कम्प्रिहेंसिव पार्ट भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप एक चैप्टर 5 और एक चैप्टर 9 ये 2 चैप्टर्स छोड़ सकते हैं, लेकिन MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से फिर भी आपने इनको गो थ्रू करना है, क्योंकि यहाँ से MCQs बहरहाल आएंगे। अब हम आते हैं जी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ कि भाई अगर किसी चैप्टर से फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे तो उसके लिए हम क्या करें। वीडियो तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो लेकिन जाहिर है अब
आपको इसकी अगर ज़रूरत है तो आप वाच करें, कंटिन्यू रखें, और अगर कोई समझता है कि वो ज़्यादा मतलब सारे क्वेश्चन कर सकता है तो वो यहाँ से वीडियो स्किप करके छोड़ सकता है। बहरहाल मैं सजेस्ट करूँगा कि जैसा कि पिछले दफ़ा भी आप लोगों ने देखा, बोर्ड के पेपर में इन लोगों ने एक लिस्ट दी होती है कि इनमें से बेस और डिराइव्ड यूनिट्स को सेपरेट करें। तो चूंकि SLO बेस पेपर होता है तो SLOs जो हैं एक्चुअली यहाँ पे गिवन होते हैं। हर चैप्टर के स्टार्ट में स्टूडेंट लर्निंग आउटकम गिवन होते हैं। तो अगर तो आप इस बात पे हैरान है कि जी स्टार्ट क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, क्या एंड ऑफ एक्सरसाइज, एंड ऑफ चैप्टर का जो एक्सरसाइज है वहाँ से आएंगे या विद इन द चैप्टर मुख्तलिफ जगहों से आएंगे, तो वो आपके पास ऑप्शन होती है, आपको ऑलरेडी क्लियरली गिवन होता है। हर चैप्टर के स्टार्ट में ये लर्निंग आउटकम्स हैं। आपने ये देखना है कि क्या ये आउटकम्स आपने प्रिपेयर कर लिए हैं। अगर तो आपने ये चीज़ें प्रिपेयर कर ली हैं जो आपसे रिक्वायर्ड है, जो वो चाहते हैं कि आपको आनी चाहिए, तो फिर आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं SLO से ही पेपर बनेगा। वर्डिंग क्वेश्चंस की डिफरेंट हो सकती है, लेकिन आफ्टर ऑल वो यही कॉन्सेप्ट्स पूछेंगे। तो जैसे यहाँ पे कहा है कि स्टेट बेस, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स फॉर वेरियस मेजरमेंट्स, तो यूनिट्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है, या तो ये आ सकता है कि इनमें से कौन से बेस कौन से डिराइव्ड हैं, या ये आ सकता है कि फ़लाँ डिराइव्ड यूनिट्स को इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स रिप्रेजेंट करो, जैसे न्यूटन को इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स लिखो, जैसे किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, या वाट को इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स लिखो। तो इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। तो यूनिट्स का पोर्शन आप गो थ्रू कर लें। दूसरा, ये भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि जी ये प्रूफ करें कि जी इतने रेडियन इतने डिग्री की इक्वल हैं, या इतनी डिग्री इतने रेडियंस की इक्वल हैं। तो ये यूनिट्स वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। फिर ये जो नोटेशन है, ये चीज़ें फिर हम छोड़ सकते हैं। एरर्स भी इतना नहीं। अनसर्टेनिटी के कुछ रूल्स हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के, और पावर के। मैं समझता हूँ कि इनमें से किसी न किसी के ऊपर कोई क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आपकी एक्सरसाइज में भी इस पे न्यूमेरिकल्स हैं, प्रोडक्ट और कोशंट रूल पे, पावर रूल पे भी है, या इधर जो एग्जांपल्स या असाइनमेंट्स हैं वो भी इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो मैं समझता हूँ वो भी आपको दिया जा सकता है। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक तो वो यूनिट की बात मैंने की, यूनिट्स वाला पोर्शन। फिर मैंने कहा कि ये जो अनसर्टेनिटी की जस्ट मेन एप्लीकेशंस हैं ये। फिर हम चूँकि 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, मेरा ख्याल है ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। ये रूल्स हो सकता है 3-4 इस तरह के क्वेश्चन दे और आपको कहा जाए कि इनमें से सिग्निफिकेंट फिगर्स हर एक के बता दे। 4 नंबर का क्वेश्चन होगा तो एक नंबर के एक को दे सकते हैं, या फिर ये MCQs के लिए भी अहम हो सकता है सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला पोर्शन। इसमें ये एग्जाम्पल लाजमी प्रैक्टिस करें। ये 1.5 और इसके साथ असाइनमेंट 1.5। एक्चुअली यहाँ पर कुछ रूल्स इस्तेमाल हुए हैं और वो रूल्स यहाँ पे मेंशन हुई हैं कि एडिशन में क्या करना है। आंसर जो है लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू जितना होगा, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आंसर लीस्ट एक्यूरेट नंबर जितना होना चाहिए। तो वो बहरहाल आप ये 2 रूल्स जो हैं ये देखें। इस पर ये एग्जाम्पल और असाइनमेंट 1.5 ऑलरेडी गिवन है। ठीक है। अच्छा, अब प्रिसीजन और एक्यूरेसी। हर साल आप देखते हैं बोर्ड के पेपर में इस पर कोई ना कोई क्वेश्चन आया। तो पहले तो इस तरह होता था कि सिंपली इसकी डेफिनेशन पूछी गई होती थी, लेकिन अब थोड़ा सा इस पर कंसेप्चुअली बात की गई होती है। इसकी आपको अब मजबूरी है, आपको ये अंडरस्टैंड करना है। इस पर कोई किसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन बहरहाल वो पूछ सकते हैं। या तो नंबर गिवन होंगे कि इसमें कौन सा प्रिसाइज कौन सा एक्यूरेट है, या ये कहा होगा कि इनकी, जैसे ये एग्जांपल है कि इसकी प्रिसीजन कितनी है और इसकी एक्यूरेसी क्या है। तो ये भी है। तो मैंने चूँकि इस चैप्टर में सो फार जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक यूनिट्स वाला और एक ये रूल्स वाला और एक ये प्रिसीजन और एक्यूरेसी वाला, 3 ये चीज़ें हो गई हैं। और फिर फाइनली डायमेंशंस नो डाउट इम्पॉर्टेंट है। ये भी कहा जा सकता है कि जी फलां की डायमेंशंस लिखें, या ये भी कहा जा सकता है कि जी ये इक्वेशन चेक करें कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं करेक्ट। ठीक है। तो डायमेंशन से भी एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। नेक्स्ट जो है ये जो यहाँ पर गिवन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, अच्छा होगा कि आप इनकी तो लाजमी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये तो आसान है कि आपके पास ऑलरेडी रिटर्न मौजूद होंगे, ये लाजमी देखें। इस तरह वेक्टर्स का चैप्टर है। वेक्टर्स के चैप्टर में एक तो ये सीखें
एडिशन ऑफ फैक्टर इंपॉर्टेंट है। एडिशन ऑफ फैक्टर ये नहीं है कि आपसे कहा जाए कि व्हाट इज़ एडिशन ऑफ फैक्टर, बल्कि दो वेक्टर्स दिए जा सकते हैं कंपोनेंट्स के फॉर्म में भी या वैसे भी कि इनका रिजल्टेंट फाइंड करें, ठीक है। या ये पूछा जा सकता है कि जी रिजल्टेंट कब ज़ीरो होगा और वगैरह, नल वेक्टर, ठीक है। तो एडिशन ऑफ फैक्टर से एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। दूसरा वेक्टर की रेजोल्यूशन, कि कोई वेक्टर दिया गया हो और उसके कंपोनेंट्स मांगे हों, जिसका ये फार्मूला है आपको अच्छी तरह याद होगा, एक्स कंपोनेंट के लिए ए कॉस थीटा और वाई कंपोनेंट के लिए ए साइन थीटा। तो आपको वेक्टर दिए गए होंगे और आपने उसके कंपोनेंट्स बनाने होंगे, या कंपोनेंट्स गिवन होंगे और आपने वेक्टर बताना है। तो अगर कंपोनेंट्स गिवन होंगे, एक्स कंपोनेंट भी है, वाई कंपोनेंट भी है, तो फिर आप ये फार्मूला यूज़ करते हैं मैग्नीट्यूड के लिए और डायरेक्शन के लिए थीटा ये फाइंड करते हैं, यानी थीटा डायरेक्शंस के लिए और मैग्नीट्यूड के लिए ए। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये फाइंड कर सकते हैं आप कंपोनेंट से, क्योंकि दोनों में देखें, एक में ए एक्स ए वाई, इसमें भी ए एक्स और ए वाई, यानी कंपोनेंट्स गिवन हो तो इन दो फार्मूलों के ज़रिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बता सकते हैं। और अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन गिवन हो तो फिर आप इन दो फार्मूलों के ज़रिए कंपोनेंट्स बता सकते हैं, ठीक। तो ये भी आपको आना चाहिए, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। स्टार्ट में मैंने कहा, मैंने पहले बात की एडिशन ऑफ फैक्टर्स की और नल वेक्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन। एडिशन और नल वेक्टर दोनों रिलेटेड है, क्योंकि दो वेक्टर्स की एडिशन से ही नल वेक्टर हमें मिलता है, और सब्ट्रैक्शन भी एडिशन ही है। एक नेगेटिव वेक्टर किसी पॉजिटिव वेक्टर में ऐड हो तो ये सब्ट्रैक्शन भी है। बहरहाल ये, और दूसरा मैंने अभी कंपोनेंट्स की बात की है, रेजोल्यूशन ऑफ फैक्टर्स की, तो इधर से भी क्वेश्चन हो सकता है। या तो फिर यूँ हो सकता है कि वो एडिशन ऑफ वेक्टर ही कंपोनेंट्स के मेथड पे हो, तो ये अगर वो दोनों आप सीख जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपको आएगा। तो एडिशन ऑफ वेक्टर बाय कंपोनेंट्स मेथड इट्स इम्पॉर्टेंट, और ये इसके कुछ स्टेप्स हैं। अब जो है फिर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर है, नो डाउट इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्रोडक्ट में एक स्केलर प्रोडक्ट है और एक वेक्टर प्रोडक्ट है। इनकी आपको प्रॉपर्टीज़ मालूम होनी चाहिए कि जी कब ये मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है। ऑर्थोगोनैलिटी मतलब जब ये परपेंडिकुलर हो तो कौन सा प्रोडक्ट क्या देता है, पैरेलल हो तो क्या होता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। क्लियर? चूँकि इस चैप्टर से 3 तो MCQs आएंगे और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तो जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ अगर किसी पे शॉर्ट क्वेश्चन ना आए तो उस पर MCQs आ सकता है। तो एडिशन, प्रोडक्ट और ये जो रेजोल्यूशन, इन पे तीनों, क्योंकि इसमें बहुत सारे फार्मूले इन्वॉल्व हैं, तो वो आप MCQs के लिए भी या शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी ये दोनों अहम हो सकते हैं। और फिर यानी अब देखिए ना, शॉर्ट क्वेश्चंस में जैसे ये एक क्वेश्चन दिया गया है, तो या यहाँ पर एक ये वाला, अब ये MCQs में भी दे सकते हैं ना, ये चीज़ जो है A.B और A×B का सम लिख लेंगे और ये ब्लैंक छोड़ देंगे कि ये किस चीज़ की इक्वल है, तो MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा MCQs के लिए ये जो मुख्तलिफ कंडीशंस है कि ये चीज़ जो है टार्क यहाँ पर मैक्सिमम होता है, यहाँ पर मिनिमम होता है, यहाँ पर नेगेटिव होता है, तो वो चीज़ें आपने हर एक टॉपिक के अंदर देखनी है। ख़ास तौर पे आप देख लेंगे थ्रू आउट द बुक जहाँ पर साइन और काज आता है, तो वहाँ पर ये लाजमी याद रखना होता है कि ये कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। तो एक दफ़ा याद कर लें कि जी साइन कब मैक्सिमम होता है, यानी 90 डिग्री पे, और काज कब मैक्सिमम होता है, यानी 0 पे या 180 पे नेगेटिव मैक्सिमम होता है। तो ये कुछ चीज़ें याद रखें, और कब ये 0 होते हैं ये भी याद रखें, तो फिर जहाँ जहाँ पर ये आएंगे वहाँ पर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने कहा कि जी MCQs के लिए इस तरह के जो कंडीशंस होते हैं या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हर टॉपिक के, वो देख के जाया करें, यानी फैक्टर अफेक्टिंग टार्क। अब ये MCQs के लिए भी अहम है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है कि जी कब टार्क मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम हो, कब 0 होगा, ये कंडीशंस बताएं। और इस तरह इक्विलिब्रियम की कंडीशंस या इसकी टाइप्स, ठीक है। तो मेरा ख्याल है सिर्फ 2 ही कंडीशंस हैं, वो आप याद रखेंगे और आपको याद भी होंगी, तो वो आ सकते हैं। और उस पर ज़ाहिर है जो आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो उसमें एग्जांपल्स लाजमी दिया करें, और उसका मैथमेटिकल फॉर्म वगैरह वो भी देखे जाएँ। तो सेकंड चैप्टर से कंक्लूड कर लेते हैं। मैंने एडिशन ऑफ फैक्टर्स कहा, मैंने प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कहा, और फिर आकर ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये 3 मेन चीज़ें हैं जिस पे आपको अबूर होना चाहिए। बाकी ये जो रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर है या ये जो टार्क वगैरह ये चीज़ें हैं, टार्क पहले इंपॉर्टेंट था, उस पर जब लॉन्ग क्वेश्चन आता था तो टार्क का भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि MCQs के लिए ही देखें तो ज़्यादा बेहतर। नेक्स्ट जो है, अच्छा MCQs में ना इसके न्यूमेरिकल MCQs भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों पे ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करें जो काफ़ी टाइम टेकिंग हो और टफ़ हो। मुझे नहीं लगता कि पेपर इतना मुश्किल होगा।
ठीक है, ऐसे लोग बेसिक उन्होंने कहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो सारा हार्ड होगा। उसमें इजी क्वेश्चंस भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे, और हर क्वेश्चन की अपनी प्रोपोर्शन होगी। अच्छा, नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 4 पे जाएंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 से तो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4, अब ये थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर है, लाइक वर्क है ना। अब वर्क की पहचान, तो वर्क पिछले साल जो है आपने देखा था, इसमें से क्वेश्चन आया था ये कि जी ये प्रूफ करें कि वर्क कंजर्वेटिव सिस्टम में इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। तो इस दफ़ा ये पूछा जा सकता है कि जी वर्क मैथमेटिकल फॉर्म लिखें और ये बताएं कि कब मैक्सिमम होगा, कब ज़ीरो होगा और कब नेगेटिव होगा, ये आ सकता है। फिर ये पावर के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो बन सकते हैं। तो ये पावर का जो फार्मूला F.V, या ये आ सकता है कि प्रूफ करें कि जी वर्क डन पर यूनिट पावर जो है वर्क डन पर यूनिट टाइम के अलावा F.V भी है। प्रूफ करें कि पावर इज़ F.V। सो कब ये मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम हो, अगेन डॉट प्रोडक्ट है तो उस हिसाब से आपने इसको भी बताना है। या इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो सकता है जो ख़ास तौर पे mgh/t जो फार्मूला है उस फार्मूला से, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है। ठीक, फिर इस चैप्टर में एनर्जी है। तो एनर्जी का सिर्फ ये जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है कहाँ गया, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, एस्केप वेलोसिटी और ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, ये मुझे लगता है कि इस दफ़ा इम्पोर्टेंट है, इस दफ़ा इस पर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बाकी ये जो पोटेंशियल एनर्जी का, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अहम हुआ करता था। अब सिर्फ ये जो पोर्शन है, ये हिस्सा, यानी पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल के मैथमेटिकल फॉर्म और उसके फाइनल जो डेफिनेशंस हैं, ये कम से कम मालूम हो। बाकी मुझे नहीं लगता कि इसकी डेरिवेशन अभी अब ज़रूरी है। एस्केप वेलोसिटी बहुत ज़्यादा पेपर्स में आया है, बोर्ड के पेपर्स में पिछले साल भी आया था। इस दफ़ा वैसे ही तैयारी तो आप सारे बुक की करें, इसको भी प्रिपेयर करें, लेकिन मुझे लगता है कि इस चैप्टर से इस दफ़ा शायद ये जो वो है कंजर्वेशन वर्क एनर्जी थ्योरम, रेजिस्टिव में भी और नॉर्मली भी पावर, ये एफिशिएंसी वगैरह, तो इसमें ये थोड़ा बहुत है। इसमें एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी शायद यहाँ पे मौजूद है। तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप प्रैक्टिस करें, वो शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं। जैसे मैंने पावर की बात की है, पावर वाला टॉपिक, या कोई और हो सकता है। हाँ, ये फार्मूला काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशन है वो भी इम्पॉर्टेंट है, उनको रिलेट करना है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। अगेन मैं आपको बताऊं कि चूँकि इस चैप्टर से MCQs भी आएंगे, इसलिए MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पूरा चैप्टर गो थ्रू करना है। इसके छोटे मोटे फार्मूले हैं, उनकी प्रैक्टिस करना, या कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव की पहचान, या एरिया अंडर द ग्राफ। जैसे वर्क देता है तो हो सकता है ये पूछ लें कि जी व्हाट इज़ एरिया अंडर द FD ग्राफ। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन MCQs में पूछे जाएंगे। यहाँ से 3 MCQs होंगे। एक्सरसाइज लाजमी तौर पे प्रैक्टिस करें, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं देंगे। हाँ, ये है कि सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज से नहीं होंगे, तो प्रैक्टिस इसकी ज़रूरी है। अब जनाब हम जाएंगे चैप्टर नंबर 5 पे। 5 से तो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसको फ़िलहाल छोड़ दें। हम चैप्टर 6 पे जाते हैं। चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स, बहुत छोटा चैप्टर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। क्योंकि छोटा है इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले ये प्रिपेयर कर लें। SLOs यहाँ पे सारे लिखे हैं, लेकिन 3 मेन पार्ट्स हैं इस चैप्टर के। एक तो ये पहला पार्ट है जिसमें जस्ट इंट्रोडक्शन है विस्कोसिटी वगैरह की, या फ्लूइड फ्रिक्शन और स्टोक्स लॉ की। ठीक है, तो ये पोर्शन तो छोटा है। इसमें 3 चीज़ें हैं। टर्मिनल वेलोसिटी पिछले साल आया था, टर्मिनल वेलोसिटी, और इसके दोनों फार्मूले आपने डिराइव करने थे। ज़ाहिर है पेपर के रूब्रिक्स होते हैं, इसमें हर चीज़ के अपने अपने मार्क्स होते हैं, तो इसमें ये पार्ट और ये दोनों फार्मूले डिराइव करने थे। 2 नंबर इसके थे और 2 नंबर इसकी डिराइवेशन के थे। टोटल 4 नंबर का क्वेश्चन था। इस दफ़ा ज़ाहिर है स्टोक्स लॉ में भी थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म है और स्मॉल है, तो इसलिए ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। बाकी ये प्रूफ है इस चीज़ का कि एक सेंटीपॉइस जो है 1 मिली पास्कल की इक्वल है, ये प्रूफ कर लें। ठीक है ना, और विस्कोसिटी की डेफिनीशन और ये चीज़ इसके यूनिट्स के मुताबिक, तो इस पर भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है।
फिर डिपेंडेंस ऑफ ड्रैग फोर्स ऑन डिफरेंट फैक्टर्स, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है स्टोक्स लॉ को शामिल करके। फिर यहाँ पे आएंगे जी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ये जनरल चीज़ें हैं आइडियल फ्लूइड के मुतालिक, टर्बुलेंट और लेमिनार फ्लो की कंपैरिजन, ये भी क्वेश्चन बन सकता है SLO बेस्ड। लेकिन ये 5 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी आइडियल फ्लूइड की, तो ये इसको भी गो थ्रू कर लें, आसान है, कोई मसला नहीं होगा आपको। मैं सजेस्ट करूंगा कि इस चैप्टर में कुछ भी ना छोड़ें, ये इतना बड़ा चैप्टर है नहीं कि आप इसको छोड़ें। अब लॉन्ग क्वेश्चन तो इधर से आएगा नहीं, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये पूरा डिराइवेशन तो फिर लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसका थीम आपको याद होना चाहिए। तो थीम ये है कि जी एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, अगर एरिया ज़्यादा होगी तो स्पीड कम होगा, स्पीड ज़्यादा होगी तो एरिया कम। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है और इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन वो बना सकते हैं। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि आपसे कहा जाए कि AV इज़ इक्वल टू डेल्टा V बाई डेल्टा D, यानी इसका प्रूफ, ये प्रूफ कर लें। तो ये कुछ स्टेप्स में आपने करना है, ठीक है। ये शायद शॉर्ट क्वेश्चन पूछे। फिर इस तरह बर्नौली इक्वेशन तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। अब ये सारी डिराइवेशन तो मुश्किल है कि वो पूछ लें, लेकिन ये है कि इसकी एप्लीकेशन फिर हद से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है बर्नौली इक्वेशन की। कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है, हो सकता है ये इनमें से कोई एक पूछ ले, ख़ास तौर पे टॉर्सिली थ्योरम, ठीक ये। लेकिन इसके और भी एप्लीकेशंस मुमकिन हैं जो इधर मेंशन्ड नहीं है, जैसे ये जो तेज़ आंधी की सूरत में छत उड़ जाते हैं, या पाइप के अंदर से जब हम हवा फूंकते हैं तो वो स्क्वीज़ हो जाता है, या वगैरह वगैरह। ये या एक्सरसाइज में इस पे जो क्वेश्चंस हैं, तो चैप्टर 6 में कुछ भी स्किप ना करें। हाँ, लेंथी डिराइवेशन स्किप कर सकते हैं, वो नहीं आएंगे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एरोफॉइल जहाज़ कैसे उठता है और कैसे बर्नौली इक्वेशन यहाँ पे एक्शन प्ले करती है। ये जहाज़ के केस में भी, और छत की जो मिसाल मैंने दी, तेज़ आंधियों में छत उड़ जाते हैं, या इस तरह ये जो हवा ऊपर से ब्लो करते हैं तो ये पेज ऊपर चला जाता है, इन सब में यही कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। तो एरोफॉइल वाला कॉन्सेप्ट लाजमी प्रैक्टिस करके जाइएगा पेपर से पहले। और अब हम जाएंगे कि चैप्टर नंबर 8 पे, चूँकि अभी हम शॉर्ट क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं। चैप्टर 8 वेव्स है। अच्छा, वेव्स में आप स्टार्ट कर लेना, तो ये अक्सर चीज़ें जस्ट सिर्फ बातें हैं। तो ट्रांसवर्स वेव्स, प्रोग्रेसिव वेव की टाइप्स ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल, ये इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है कि ट्रांसवर्स क्या होता है और लॉन्गिट्यूडिनल क्या होती हैं। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है, बड़ी आसान भी है ना, कि आप एक दफ़ा इसको रीड कर लें तो आपको याद होती है। तो इसमें ऐसे लो बेस्ड क्वेश्चन ये बन सकता है कि जी ट्रांसवर्स में इसकी डेफिनीशन बता दें, बजाय ये कहने की ट्रांसवर्स की, यानी जिसमें वाइब्रेशन और प्रोपेगेशन आपस में परपेंडिकुलर हो, और एक में वाइब्रेशन और प्रोपेगेशन आपस में पैरेलल हो। तो इन वेव्स की आप बताएं क्या होती हैं। तो बहरहाल SLO सारे इधर डिटेल से यहाँ पे ऑलरेडी पेपर में इसमें गिवन है। अगर आप कन्फ्यूज हैं कि किस तरह के SLOs बन सकते हैं तो इधर से देखें। इसके लिए एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप जो है AI का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास अच्छे अच्छे फ़ोन होते हैं स्टूडेंट्स के पास, और ऑनलाइन AI इजीली अवेलेबल है। तो आप ये वाली सारी चीज़ें वहाँ पे टाइप कर दें और उन्हें बताएं कि इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस या रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस जो है वो बना के दे दें। तो आई होप आपको लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएगा। फिर आप देखें जो जो आपकी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड हैं वो वाले प्रिपेयर कर लें। तो इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। अच्छा, तो इस चैप्टर से तो 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। जहाँ पे भी कंडीशंस हो, ये तो जनरल इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे भी इस तरह की कंडीशंस हों किसी भी चैप्टर्स में, वो याद किया करें, और वो इम्पोर्टेंट भी होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे वेव्स के लिए नेसेसरी कंडीशंस हैं, फिर आगे जो है उसके लिए है सुपरपोजिशन इंटरफेरेंस की कंडीशंस हैं, फिर आगे और होंगी। तो ये अमूमन हर चैप्टर में किसी न किसी चीज़ की कोई ना कोई कंडीशन वगैरह होती है, वो इम्पोर्टेंट होती है। ये ज़्यादा अहम है, वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखें ये 2 3 4 5 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इनमें से कोई से 2 पूछ सकते हैं, 4 पूछ सकते हैं, मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन वो होगा, तो वो इनमें से ही कोई पूछ सकते हैं, ये लाजमी देखते जाइएगा। फिर स्पीड ऑफ साउंड है, उसकी डिराइवेशन तो मुमकिन नहीं है कि दे दें, लेकिन ये है कि न्यूटन का फार्मूला और लेप्लास का फार्मूला, यानी न्यूटन ने क्या एजम्पशंस की थी कि आइसोथर्मल है, ये प्रोसेस आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है वगैरह, जबकि लेप्लास ने कहा कि नहीं, ये एडियाबैटिक है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। तो उनकी मेन जो चीज़ें हैं वो याद रखिएगा कि यानी एजम्पशंस क्या थी और रिजल्ट्स क्या आए, एरर कितना था न्यूटन के फार्मूला में,
लेप्लास ने ऐसी क्या बात की जिससे वो मसला हल हो गया वगैरह। तो इसका थीम याद रखिएगा, बाकी इसको पूरा रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है कि किन किन चीज़ों पे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है, ये इंपॉर्टेंट। एक मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स कहा कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, दो चीज़ें। फिर ये तीसरी चीज़ कंडीशंस की जो मैंने बात की है, यानी यहाँ पे आ रही है ये इंटरफेरेंस की कंडीशंस, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर आके ये हम जाएंगे जी स्टेशनरी वेव्स में हो सकता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला डिराइव करने का शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाए। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एक स्ट्रेच स्ट्रिंग का, ओपन आर्गन पाइप का और क्लोज आर्गन पाइप का, इनके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के फार्मूले आप डिराइव करके जाइएगा। ये हो सकता है पूछ लें, या डॉपलर इफेक्ट के कोई से दो केस या एक केस। 3 केसेस है ना, कि जब सोर्स मोशन में हो, जब ऑब्जर्वर मोशन में हो, या दोनों मोशन में हो। तो इनमें से कोई एक आपको दे सकते हैं और 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, नेक्स्ट कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स कैसे जनरेट की जा सकती है। काफ़ी अर्सा हुआ है ये चीज़ें पेपर में नहीं आई, लेकिन फिर भी आप गो थ्रू करें, हो सकता है इस दफ़ा ये आ जाए। मतलब इतना मुश्किल है नहीं, थोड़ा सा इसको एक नज़र देखना ही है, बाकी आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। तो ये जनरेशन ख़ास तौर पे कौन कौन से मेथड्स हैं जनरेशन के और या फिर डिटेक्शन के। एंड देन फाइनली चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर नंबर 9 में एक तो ये हाइगन्स प्रिंसिपल के 2 पार्ट्स हैं, एक ही प्रिंसिपल है लेकिन उसके 2 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट में वो फ्रंट की बात की गई है और दूसरे में कि वो फ्रंट क्या है और कैसे एनर्जी आगे प्रोपेगेट होती है, और दूसरा जो है उसकी नई पोजीशन के मुताबिक वो फ्रंट की नई पोजीशन कुछ देर बाद क्या होगी। तो मेरा ख्याल है ये आप देख के जाइएगा। फिर ये बिल्कुल उसी तरह अगर आपने 8 चैप्टर का ये टॉपिक देखा है तो ये भी वही है, जस्ट फ़र्क ये है कि वहाँ पर मैकेनिकल वेव्स थी, यहाँ पर लाइट वेव्स हैं। ठीक, तो ये भी देख के जाइएगा कंडीशंस। अच्छा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसमें ख़ास तौर पे ये जो पोजीशन ऑफ फ्रिंज ऑन द स्क्रीन ये बताना, या फ्रिंजिस के दरमियान की स्पेसिंग ये बताना, ये आप लाजमी देख के जाइएगा। ये मुझे लगता है कि ज़्यादा अहम है। फिर आगे जाकर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हो सकता है इस फार्मूला की डिराइवेशन का कहा जाए। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, 2-3 स्टेप्स हैं। या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का मुझे नहीं लगता कि आना चाहिए। हाँ, अलबत्ता ब्रेग्स लॉ इम्पॉर्टेंट है और इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकता है। ठीक, ब्रेग्स लॉ का ये छोटा सा फार्मूला। अच्छा, अगेन मैं रिपीट कर लूँ कि जिन चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये नहीं है कि उनके न्यूमेरिकल्स अहम नहीं है, लेकिन वो वाले न्यूमेरिकल्स जिनके सिंपल फार्मूला हो टू द पॉइंट, और जिस पे एक्सरसाइज में ज़्यादा क्वेश्चंस हों। आप एक्सरसाइज का इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक्सरसाइज में ऑलरेडी जिन क्वेश्चंस पे एक्सरसाइज में ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ऑलरेडी पता होता है कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हाँ, ये पोलराइजेशन में ख़ास तौर पर बाई रिफ्लेक्शन, ये टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस में मैं थोड़ा जल्दी करूंगा क्योंकि वो गिने चुने हैं, वो मुझे लगता है कि उन्हीं में से कोई आएंगे। सबसे पहले हम चैप्टर 3 की अगर बात करें, चैप्टर 3 में एक प्रोजेक्टाइल मोशन है और एक कोलिजन्स। ये कोलिजन्स और प्रोजेक्टाइल मोशन, ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन। अलबत्ता ये जो है ना, ये इम्पल्स, लीनियर मोमेंटम एंड न्यूटन सेकेंड लॉ, यानी न्यूटन के साथ इसको, ये बस ये चीज़ें लॉन्ग क्वेश्चन की लिए, यानी लीनियर मोमेंटम। ये पेज नंबर 93 से लेकर चैप्टर की एंड ऑफ चैप्टर तक ये लॉन्ग क्वेश्चन एक इसमें से लाजमी होगा। मुझे ज़्यादा शक इस बात का है कि वो प्रोजेक्टाइल मोशन में पिछले साल इन लोगों ने जो दिया था ना, वो 2 दफ़ा दिया है, लेकिन वो दिया था जनाब वेलोसिटी का और टाइम ऑफ फ्लाइट का। इस दफ़ा आप रेंज प्रिपेयर कीजिएगा, रेंज ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल और कहाँ पे रेंज सेम होता है वगैरह। ये न्यूमेरिकल तो आपने लाजमी इसी चैप्टर के सारे चैप्टर 3 के तो सारी प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज के भी
MCQ उसमें भी एग्जाम्पल्स भी और क्या कहते हैं असाइनमेंट्स भी। MCQs भी इस चैप्टर से आएंगे 3, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्लियर? चैप्टर 3 मिस नहीं करना। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये आखिरी लीनियर मोमेंटम से ऑनवर्ड, जबकि न्यूमेरिकल्स ऑब्वियसली न्यूमेरिकल्स तो इस पे भी आएंगे, वो जो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो इनके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज में भी मौजूद हैं। अमूमन वो न्यूमेरिकल्स जिनकी स्टेटमेंट्स शॉर्ट हों। क्लियर? नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 पे ढेर सारे लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो मैंने पहले भी कहा, लेकिन मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लगता है, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स और एक्सेलरेशन, दूसरा टार्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम एंड टार्क, और उस एंगुलर मोमेंटम में फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच आई थिंक इज द रियल एंड एपरेंट वेट। मैं दोबारा कह रहा हूँ, रियल एंड एपरेंट वेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। बाकी पिछले साल मैंने ऑलरेडी आपको बताया था ऑर्बिटल वेलोसिटी का, तो वो पेपर में आया भी था। ऑर्बिटल वेलोसिटी ये अहम है। न्यूमेरिकल जो है इस चैप्टर के आसान हैं, डायरेक्ट फार्मूले हैं। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ये तो स्टार्ट में मैं आपको बता चुका हूँ कि इस चैप्टर में ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की डिराइवेशन, फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में भी देखें ना, ये फ्रीक्वेंसी कि किस फ्रीक्वेंसी से उसको मूव करें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी से रोटेट करें कि जी वहाँ पर मौजूद लोगों को आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोवाइड हो। तो इस पर भी लॉन्ग क्वेश्चन बन तो सकता है, इम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन मुझे वो ज़्यादा अपील कर रहा है इस दफ़ा, ये नहीं है। एक तो ये काइनेटिक रोटेशन और ये सारी चीज़ें, ये दोनों मतलब ये एक ही टॉपिक है ना, आगे जाकर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ही का ये सब पार्ट है। तो ये दो चीज़ें और एक वो रियल एंड एपरेंट वेट, इसके कुछ केसेस हैं ना, तो हर केस के अपने अपने मार्क्स होते हैं। अब जनाब हम जाएंगे चैप्टर नंबर 7 पे। चैप्टर 7 सिंपल है, 4 ही क्वेश्चंस हैं टोटल जो कि आपको जो कि पेपर में आ सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। एक बिल्कुल स्टार्ट में ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये लाजमी तो है कि आपको आएँ, क्योंकि अगर इसके बगैर आगे कोई चीज़ आपको समझ नहीं आएगी तो ये तो आप लाजमी पढ़ेंगे ना। लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन और इसकी कोई एक एग्जांपल, या मास स्प्रिंग सिस्टम जो इधर है, या फिर वो क्या कहते हैं पेंडुलम। ये पिछले साल ये पेंडुलम वाला मेरा ख्याल आया था। अब हर ये मैं हर दफ़ा बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है। सिंपल पेंडुलम या मास स्प्रिंग सिस्टम एक इसके साथ एग्जांपल आएगी, और बाकी SHM की डेफिनेशन एक तो ये हो गया। दूसरा सर्कुलर मोशन और SHM का आपस में रिलेशन, इसमें भी 3-4 बातें हैं, लाइक टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी तो सिंपल है, ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन और एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्शन, ये दोनों के लिए इक्वेशंस आपने डिराइव करनी है। तो ये भी मुझे लगता है कि लॉन्ग क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। तीसरा एनर्जी कंजर्वेशन इन SHM, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आसान भी है। मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि चैप्टर 7 स्किप ना करें। अलबत्ता थोड़ा एक प्रॉब्लम हो सकता है स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल्स में। अगर आपने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अभी प्रैक्टिस नहीं किए तो वो लाजमी प्रैक्टिस करें, क्योंकि एक्सरसाइज में मैंने देखा है थोड़े से ट्रिकी न्यूमेरिकल्स हैं। बहरहाल एग्जाम्पल और असाइनमेंट्स तो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे शेयर भी कर चुका हूँ सॉल्यूशंस, ये अभी बाकी हैं, ये मुझे नेक्स्ट लेक्चर में करने हैं, ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो वो फिर आप इधर से या कहीं और से आप देख के इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। फाइनली चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 भी अगेन इंतहाई स्मॉल चैप्टर है, इसमें ज़्यादा बातें नहीं है। एक फर्स्ट लॉ है, इम्पॉर्टेंट है, नो डाउट इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और इसकी एप्लीकेशंस। ये एक क्वेश्चन हो गया। मोलर स्पेसिफिक हीट और इसका ये रिलेशन Cp - Cv = R, ये प्रूफ, मोलर स्पेसिफिक हीट और ये प्रूफ, यहाँ तक ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा हो गया हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर, ये एक ही चीज़ है, मतलब हीट इंजन रेफ्रिजरेटर वही इंजन रिवर्स में वर्क करता है।
तो एक प्रिपेयर होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली साथ में प्रिपेयर हो जाता है। तो ये भी मैं कहूँगा कि एहतियातन कर लें दोनों। तो 3 क्वेश्चन हो गए, बल्कि 4, रेफ्रिजरेटर भी अगर आप करें। और कार्नोव साइकिल, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि कार्नोव साइकिल इंपॉर्टेंट है, आ सकता है फिर पेपर में आ गया था। इंट्रॉपी इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन इतना बड़ा बन नहीं सकता इस पर, लेकिन इसको भी आप प्रिपेयर कर लें। इट इज़ द मेजर ऑफ डिसऑर्डर, और डायमेंशनली ये स्पेसिफिक हीट की तरह है, हीट कैपेसिटी की तरह। तो इस चैप्टर में भी इसी तरह 4 या 5 टॉपिक्स हैं और इम्पॉर्टेंट है, छोटा सा चैप्टर है, लाजमी तैयार कीजिएगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इस चैप्टर के भी आपको लाजमी करने हैं, तो आप प्रिपेयर कर लें। मैं कुछ ही दिनों में ये भी शेयर कर लूँगा इनके सॉल्यूशंस, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ स्टूडेंट्स का ये कॉन्सेप्ट है कि जो मतलब आखिरी महीने आते हैं एग्ज़ाम्स के, तो ये गायब हो जाते हैं, सेल्फ स्टडी के नाम पे गायब हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह ही जानता है उनकी सेल्फ स्टडी। पेरेंट्स तो हमेशा जितना भी हमारे साथ रब्ता करते हैं वो गिला ही करते हैं, लेकिन बहरहाल पेरेंट्स भी कभी स्टूडेंट्स थे, हम भी कभी स्टूडेंट्स थे, तो स्टूडेंट्स हमेशा एक जैसे होते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। तो हम आपके मुतालिक पॉजिटिव हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे। और फिर भी अगर कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न हो, कमेंट्स में लिख सकते हैं, या मुझसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रब्ता कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। अगर आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, अक्सर मेरे स्टूडेंट्स के पास होता है, तो वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। मैं हर टाइम आपके लिए अवेलेबल हूँ। अल्लाह आपको कामयाब करे, सलामत रहें, अल्लाह हाफ़िज़।